सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई वेटेज। और बच्चा चुपचाप सबसे पहले ना इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए ताकि आप सारे सवालों को क्या तो टाइम बाउंड मैनर में या फिर प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करेंगे और फिर आके इसका सोल्यूशन देखेंगे जो भी सवाल में आपको अटकता है या फिर आपको डाउट लगता है। कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल सा 4 स्टेप है। आप इसको फॉलो करेंगे तो 2019 से लेकर 2022 तक के आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में और विद आंसर की। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और ये रहा अपना सबसे पहला सवाल। ये सवाल आपसे क्या पूछता है, हालांकि 25 जुलाई शिफ्ट 1 का सवाल है। ये सवाल हमसे कहता है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम V एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना एक्सपैंड्स आइसोथर्मली कीवर्ड until its volume gets doubled. Later it expands adiabatically until its volume gets redoubled. बहुत अच्छा बात है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास यहाँ पे 2 स्टेप है। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। आप सभी ये बात समझ रहे हैं कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है यानी कि सर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा होगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कहता है कि शुरुआत में वॉल्यूम को आपने डबल किया। तो अगर वॉल्यूम को 2 टाइम्स करोगे, यानी प्रेशर आपका हाफ हो गया होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। तो यहां से एक बात तो समझ में आता है कि पहले ऑपरेशन के बाद पहला जो ट्रीटमेंट हुआ है, प्रेशर जो शुरुआत में इतना था वो अब हाफ हो गया होगा। तो हम अब ये कह सकते हैं कि अब आपका जो नया प्रेशर है दैट इज ओनली 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया, लेटर इट एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम अगेन गेट्स डबल्ड। तो मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में इसकी वॉल्यूम V1 है और फाइनली इसका प्रेशर P2 हो गया है आफ्टर दैट एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और इसका जो वॉल्यूम है वो 2V1 हो गया है। ठीक है, तो हमसे फाइनल प्रेशर को पूछ रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे। अब एडियाबैटिक का जो अपना फॉर्मूला होता है दैट इज योर P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। ठीक बात है। अब क्या दिक्कत है, P1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है दैट इज 10⁻⁷। V1 की जगह V1 ही लिखेंगे और P2 की जगह P2 लिखेंगे और V2 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2V1 गामा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि V1 गामा और V1 गामा कट जाएगा और यहाँ से आपके पास बचेगा सिर्फ P2 इज इक्वल टू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 गामा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर हम लोग, तो गैस क्या है अपना, कुछ बोला है गैस के बारे में, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इतना एक्सपैंड्स इतना, अच्छा सॉरी गामा ही दे रखा है 1.5। 1.5 का मतलब है कि सर ये 3/2 हो गया है। 3/2 का क्या मतलब है कि सर ये अपना 10⁻⁷, ये आपको हो जाएगा कितना, 2√2। सो दिस बिकम्स योर 2√2, यानी कि ऊपर से एक 10 निकाल दे, सो 5 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10⁻⁶, राइट। सो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए ये आपको 0 है, सो दिस इज नथिंग बट योर 25/7 इंटू 10⁻⁶। तो आपको सिर्फ इसे डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप इसको स्मूथली सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, 7×21.75 यानी 3.5 समथिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देना, सिली मिस्टेक मत कर जाना, 10⁻⁶ होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि आप सिली मिस्टेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपका पैटर्न है ना, काफी इस बार 2022 में देखा गया, जहां पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट होता है, हमसे पूछता है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। तो भैया जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है ना, दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। वो सिर्फ टेम्परेचर पे ही आपका डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अच्छा सर, तो अगर ये बात ट्रू है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, ये तो सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 पे अगर चले, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भैया अगर टेम्परेचर को ही कांस्टेंट मेंटेन कर दिया तो कैसे चेंज होगा, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट। तो यहां पे मुद्दा यह है कि आपके पास ऐसा इक्वेशन होता है, आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम को इंक्रीज किया। तो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं अनलेस एंड अनटिल प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को ना ट्रू नहीं मान सकते। स्टेटमेंट नंबर 5 पे पहले आते हैं।
द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर से यहाँ पे प्रेशर के ऊपर जब तक कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 के साथ देखिए प्रॉब्लम क्या है। द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि एनटीए ने ये सवाल को दिया, बच्चों को समझ में नहीं आया कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एनटीए का जब ऑफिशियल आंसर किया आता है तो उन्होंने 1 और 4 को सही जवाब माना, यानी कि उन्होंने ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब दिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके साइड से ये मिस्टेक आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे प्रेशर की जगह वॉल्यूम लिखना उनको चाहिए था, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर इंक्रीज होने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज करता, ठीक है। बच्चों ने इसके ऊपर क्लेम भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो एनटीए का जो भी मिस्टेक है उसको भी साइड में रखते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके क्लैरिटी के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर की जगह वॉल्यूम लिखना था, तब जाके ऑप्शन नंबर 4 भी सही होता और तब ए को हम टिक कर पाते हैं। क्लियर है? क्लैरिटी एकदम होना चाहिए, इसीलिए इस तरीके के सोल्यूशन जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपके मन में जो सवाल है जो आपको पीडीएफ सोल्यूशन से नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाए। अब ये सवाल आपको बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमसे कहता है कि eta1 एफिशिएंसी इज द इंजन जब T1 447 है और T2 147 है। अब यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत जो वो गलती कर जाते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। सही बात है, तो T2 की वैल्यू 147 थोड़ी ना पुट करेंगे, वो तो भैया केल्विन में पुट करेंगे, यानी 147 में 273 को ऐड करना है। 147 में 273 को ऐड करोगे तो 420 निकल के आएगा। तो यहां आपको लिखना है, यहां आपको 420 अपॉन यहां पे इसमें फिर से 273 ऐड कर दो तो ये आपको निकल के आ जाएगा 720। तो ये आपको eta1 कितना निकल के आ रहा है? ये आपको आ रहा है 300/720। फिलहाल के लिए इसको 30/72 ही रहने दो। सिमिलरली आप यहाँ पे eta2 भी लिख सकते हो ना। eta2 इज इक्वल टू हाउ मच? नाउ दिस इज अगेन योर T2 जो कि 47 है। 47 में 273 को ऐड कर देंगे, 1 माइनस 320 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इतना और ऐड होगा तो 1220। सो दिस बिकम्स इवेंचुअली योर 900/1220। यहाँ से एक एक इसको हटा दीजिए तो इतना अपने पास आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। हमसे यहाँ पे eta1/eta2 पूछ रहा है। दिस इज योर eta1/eta2। सो eta1 इज योर 30/72। ये आपका है 90/122। सो दिस फाइनली गोज अवे। तो ये आपको हो जाएगा 122 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 72 आपको इस तरीके से नीचे की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात, ये आपको 61 हो जाएगा। दिस इज योर 36। सो दिस इज योर 61 डिवाइडेड बाई 108। आप इसको बड़ी आसानी से प्यार से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे आपको ऑप्शन नंबर बी के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो कैलकुलेशन को स्पीड रखना है, यहां पे आपके सामने करके दिखाया गया। जितना हो सके मेंटली करने की कोशिश करें ताकि आप स्पीड सॉल्विंग कर पाए, ठीक। 7 मोल ऑफ अ सर्टेन मोनोटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 40 केल्विन। 7 नंबर मोल्स है तो n की जगह 7 लिख लिया है। मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिख लिया है। हमसे कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 40 केल्विन है। अच्छा सर, और क्या बोल रहा है? at a constant pressure, very important, constant pressure, the increase in the internal energy of the gas in this process is how much? So delta U हमसे पूछ रहा है। हालांकि डेल्टा U का तो फॉर्मूला ही डिफाइंड है, ये तो प्री फिक्स्ड है, NCV डेल्टा T। यानी कि ये जो कांस्टेंट प्रेशर का इंफॉर्मेशन था ना, कुछ काम नहीं आया। N की वैल्यू कितनी है? 7। CV कितना हो जाएगा? 3R/2। सो 3/2 R की वैल्यू है 8.3 और डेल्टा T कितना है अपना? 40 है यहाँ पे। तो साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपको 20 हो जाने वाला है। सो दिस इज योर 7 या 21, 21 और 2 42। सो 42 इंटू 83। तो आपको चुपचाप इसको मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट 3486 जूल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। अ मोनोटॉमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V इज suddenly compressed to 1/8 of its original volume। भैया सडन प्रोसेस का मतलब आप
अगर सवाल में कुछ नहीं बोल रहा है तो सडन प्रोसेस को आप एडियाबैटिक ही मान के चलेंगे, सडन प्रोसेस को आप एडियाबैटिक ही मान के चलेंगे। तो हमसे सवाल में कह दिया है कि P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा का इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स अगर आपका लगता है कि आपका कमजोर है या फिर वीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पुट द लिंक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत कम समय में, 1.5 घंटे से भी कम समय में आपको इतना अच्छा से वो समझ में आ जाएगा ना, जो शायद आपको 8 घंटे के लेक्चर में ना समझ में आया हो। तो उसको जरूर से देखिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है? मोनोटॉमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, तो प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, और मोनोटॉमिक है, तो गामा क्या लिखोगे? 5/3 इज इक्वल टू द फाइनल प्रेशर P2 पूछ रहा है, 1/8 हो गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो गया जनाब? V/8, और गामा है ना 5/3। तो भैया ये जो V है, ये V तो अपना कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और P2 यहां से कितना आ रहा है? 8 5/3 इंटू P। अगर आप ध्यान से देखिए तो 8 का पहले तो क्यूब रूट कर दो, जो कि 2 हो जाएगा, और 2 to the power 5 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा सवाल खत्म हो जाएगा, 32P 5 का C। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस सवाल के बारे में क्या ही बोले हम लोग, कुछ कुछ सवाल तो ऐसा दे देते हैं कि सॉल्व करने में भी शर्म आ जाए। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, हाँ लेकिन अच्छा ये इन्होंने होशियारी की है कि पहले CV लिख दिया है, अपॉन CP बोल दिया है। जनरली हम लोग CP/CV सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पे हमसे उल्टा पूछ रहा है, हमसे CV/CP पूछ रहा है। अब कई बच्चों को ना गामा का फॉर्मूला ही रटा रहता है 1 + 2/f, जो कि याद होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमको n लेने बोल रहा है, f को हटा के n लेना पड़ेगा। सो 1 + 2/n लेंगे तो गामा आपका आ जाएगा n + 2/n, और CV/CP इज नथिंग बट 1 गामा। तो आपका आंसर यहीं से निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर A। तो अगर गामा का फॉर्मूला रटा हुआ था तो यूज कर लो, नहीं तो फिर CV को सेपरेटली लिखो, CP को सेपरेटली लिखो। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड सॉल्विंग करना है, वो भी JEE मेंस जैसे एग्जाम में, जहां पे फिजिक्स को जल्दी सॉल्व करना अनिवार्य हो गया आजकल। सेम गैस इज फिल्ड इन 2 वेसल्स। अच्छा, तो भैया 2 वेसल बना लेते हैं, ये रहा आपका 2 वेसल, और दोनों में एक ही प्रकार का गैस भरा गया है ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो भैया इसका वॉल्यूम भी V0 है, इसका वॉल्यूम भी V0 है, एट सेम टेम्परेचर। ओ हो, इसका टेम्परेचर भी T0 है, इसका टेम्परेचर भी T0 है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1:4, तो अगर भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो 1:4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें n नंबर ऑफ मोल्स है तो इसमें 4n नंबर ऑफ मोल्स है। एकदम क्लियर बात है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। अब यहां से एक और बात क्लियर हो जाता है कि भैया प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT, दोनों सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी प्रेशर सिर्फ और सिर्फ अब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो भैया अगर नंबर ऑफ मोल्स 4 गुना है तो नंबर ऑफ प्रेशर भी तो 4 गुना होगा, यानी प्रेशर अगर यहाँ P0 है तो यहाँ पे प्रेशर 4P0 रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, The RMS velocity of gas molecules in 2 vessels will be same। तो भैया ये जो आपका VRMS होता है उसका इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है 3RT/m। तो भैया दोनों में सिमिलर गैस है, यानी कि m सेम है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों में टेम्परेचर भी सेम है। द RMS velocity of gas molecule in 2 vessels will be same, तो स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट बी, द रेशियो ऑफ प्रेशर इज 1:4, साफ साफ दिख रहा है, सही बात है। द रेशियो ऑफ प्रेशर इज, गजब गलत है। तो द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन 2, बहुत ही गलत है। तो ए और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो सवाल है वो बच्चों को तकलीफ देते हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट यानी कि फॉर्मुलेस को लेके कमांड होल्ड स्पीड सही नहीं है। तो ये सवाल अगेन देखिए एनटीए की तरफ से एक और भरा पूरा कांड। सवाल में दिक्कत नहीं है, सवाल बढ़िया है। ठीक है, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। इन फर्स्ट केस कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 100 केल्विन। ठीक है, तो आपके पास 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन है जहां पे कार्नोट इंजन इस प्रकार से है, थोड़ा सा एक यहां पे गोला भी बना देते हैं। ये आपका इंजन हो गया है, हमसे कहता है कि ये 300 केल्विन है और ये आपका 100 केल्विन है और ये आपका रहा इंजन, ये आपका रहा इंजन इस प्रकार से। ठीक बात है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट केस है। और सेकंड केस में आप
चित्र देख पा रहे हैं, सीरीज में आपको इंजन लगा हुआ है। अच्छा, द एफिशिएंसी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन यानी कि सेकेंड केस विल बी, क्या पहले से ज्यादा होगा, पहले से कम होगा, पहले के बराबर होगा, वॉट, ठीक बात है। अच्छा, इस सवाल को करने के लिए ना आपको एफिशिएंसी का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। अगर हम पहले केस की बात करें, तो एफिशिएंसी साफ साफ दिख रहा है, लोअर टेम्परेचर जो कि आपको 100 है और हायर टेम्परेचर 300 है, यह आपको 2/3 है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मुद्दा है सेकंड वाले केस में, तो उसके लिए ना एफिशिएंसी का मतलब पता होना चाहिए। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका जो सिस्टम है वो कितना काम किया अपॉन आपने उस सिस्टम को शुरुआत में कितना हीट दिया था। तो यहां से ये आपका बेसिकली रिजर्वॉयर रहा होगा, ठीक है। तो यहां से बेसिकली Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसको मिला होगा, ये इसमें से कुछ काम किया होगा W1, और ये यहां से बाकी बचा हीट को नीचे छोड़ दिया। अब यही हीट बेसिकली इसमें ट्रांसफर होके आ जाता है E1 में, यहां से आपको कुछ अगेन काम हुआ और आपको यहां से फाइनली Q3 हीट चला गया। तो वर्क डन क्या है? सिस्टम का वर्क डन क्या है? W1 प्लस W2 है, और आपने सिस्टम को शुरुआत में कितना हीट सप्लाई किया था? तो Q1 हीट सप्लाई किया था। सिस्टम को हीट यहीं से शुरू हुआ है, तो इस ओवरऑल सिस्टम को हीट Q1 ही प्रोवाइड किया गया था, वही आगे फिर ट्रैवल कर रहा है, तो ये आपको Q1 हीट सप्लाई हुआ था, ठीक बात है। अच्छा, नाउ W1 इज व्हाट? W1 इज बेसिकली Q1 माइनस Q2, W1 इज Q1 माइनस Q2 प्लस W2 क्या होगा? Q2 माइनस Q3 है, दिस इज योर Q2 माइनस Q3 अपॉन Q1। तो यहां से आपको दिख रहा है कि 1 माइनस Q3 बाई Q1 आ रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। अब ऑब्वियस सी बात है, कार्नोट इंजन की बात की जा रही है, तो हम यहां पे कह सकते हैं ना भैया इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, इसको T3 बोल दो। तो आपको यहां पे दिख नहीं रहा है कि T1 बाई T2 इज नथिंग बट Q1 बाई Q2, और यहां पे आपको दिख रहा है कि T2 बाई T3 इज इक्वल टू Q2 बाई Q3। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दिख नहीं रहा है कि T1 बाई T3 जो है वो Q1 बाई Q3 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे Q3 बाई Q1 के जगह आप T3 बाई T1 नहीं लिख सकते, और T3 क्या है? 100 केल्विन, और T1 क्या है? 300। तो भैया घूम फिर के वापस से तो 2/3 ही आएगा, यानी कि आपने ये जो कांड किया है उसके बावजूद आपका एफिशिएंसी सेम रहेगा। कहां चला गया? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एनटीए अपने हट पे रहा, उसने आंसर की नहीं बदला और ऑप्शन नंबर सी को ही रहने दिया, ठीक है। ए इसका सही जवाब है, राइट। एक्सप्लेनेशन विथ लॉजिक क्या? कॉमन सेंस है ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन देखिए स्टेटमेंट दे दिया। तो ये जो वैरायटी है ये थोड़ा सा है ना लीथल होता है बच्चों के लिए। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? अ मॉलिक्यूल विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज n स्क्वायर डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। सरासर गलत। अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, यानी कि वो 3 तरीके से एनर्जी को अपने पास रख सकता है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विथ 1/2 RT एवरेज एनर्जी पर मोल। सही है, बिल्कुल सही है। अगर यहां पे पर मॉलिक्यूल लिखा होता तो R की जगह K होता, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बी वेरी वेरी केयरफुल। अ मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 1 रोटेशनल, पहले ही गलत लग गया, बहुत खराब लगा। मोनोटॉमिक के साथ रोटेशनल वर्ड को जोड़ दिया है, एकदम गड़बड़। CH4 हैज टोटल ऑफ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप सही बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि CH4 आपका टीट्राहेड्रल होता है ना, शायद हमको भी बहुत ज्यादा डिटेल में तो अब ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे आपको 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशन होगा, और क्योंकि वाइब्रेशनल मोड के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो हम लोग इसको फिलहाल के लिए 6 मान के चल सकते हैं। तो बी और डी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। अ कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50%। बढ़िया सर 50% का मतलब क्या है सर? 50% का मतलब है कि एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1, जहां पे T2 लोअर टेम्परेचर है, T1 आपका हायर टेम्परेचर है। हमसे कहता है कि भैया पहले एफिशिएंसी 50% था, बोले तो 1/2, 50% मतलब 1/2 होगा ना। 1 माइनस T2 बाई T1, तो एक बात तो तय है कि सर T2 बाई T1 जो है वो 1/2 के बराबर है। अच्छा सर,
फिर हमसे क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाई 40 डिग्री सेल्सियस। इसको लेके है ना बहुत से बच्चे को बहुत तकलीफ है। 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब मैंने वीडियो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में बार बार रिप्लाई देते मैं थक गया कि ये रिड्यूस्ड बाय लिखा है, बाय का मतलब है कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस का है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, तो चेंज इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज इन सेल्सियस और 273 कांस्टेंट है, तो यहां पे ये जीरो हो गया। यानी कि अगर हम चेंज की बात करते हैं ना डेल्टा की, तो चेंज केल्विन में लिखो वैल्यू या सेल्सियस में, वो दोनों एक ही बात है, वो एक ही बात है। तो अगर यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस चेंज लिखा है तो वो बेसिकली 40 केल्विन भी होगा। क्लियर रखो, दिमाग में रखो, सेट करो इसको। इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय 30%। हमसे कहता है कि अगर T2 अगर सिंक का टेम्परेचर 40 केल्विन से चेंज कर दिया तो एफिशिएंसी 30% से बढ़ जाएगी। तो भैया शुरुआत में एफिशिएंसी जो है वो 50 था, शुरुआत में एफिशिएंसी 50 है, तो बाद में एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30% से बढ़ा दीजिए भैया। 50 प्लस 30% ऑफ 50, 9 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में ऐसे तो लिखते थे। अब मत बोलना कि सर इसमें भी तकलीफ है। यानी कि फाइनल एफिशिएंसी कितना है, 65%। अच्छा सर, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, 65% मतलब 65/100, 1 माइनस, अब आपका सिंक का टेम्परेचर कितना है, T2 माइनस 40। भैया पहले सिंक का टेम्परेचर T2 था, बाद में आपने उसमें 40 कम कर दिया, तो बचा कितना, T2 माइनस 40 डिवाइडेड बाई T1। यहां तक क्लियर है, एकदम होना चाहिए। अगर यहां तक क्लियर नहीं है तो दुख वाला बात है। अच्छा रुको, अब द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज हाउ मच, हमसे T1 पूछ रहा है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा है ना अरेंज करते तो T2 क्या है, T1/2 है। तो यहां पे इस पूरे को हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, तो T2 माइनस 40/T1 आता। और एक काम कीजिए ना, इस T2 की जगह T1/2 लिखो ना, T1/2 लिखो इज इक्वल टू 1 माइनस 65/100, दैट इज योर 35/100। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज योर 57, दिस इज योर 520, so this is going to be your T1/2 minus 40 is equal to 7 T1/20, so this becomes how much, this becomes your T1 divided by 1/2 minus 7/20 is equal to 40. So from here we can see T1 is equal to 20, LCM लिया तो ऊपर में आपका जाएगा 10 minus 7 3 is equal to 40, right? So T1 is equal to 800/3, तो ये आपको हो जाएगा 26667 केल्विन, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक बात है, आगे बढ़ जाए। तो ये जो आपका कार्नोट वाला सवाल है ना, ये काफी आ रहा है, आपको जून अटेम्प्ट में आया, जुलाई में आया, 2021 में भी आपने देखा ही होगा, इसको डेफिनेटली देखा होगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, द एवरेज मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सिंपल सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये गलत है, राइट? जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है ना, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। मोशन के रैंडमनेस के वजह से जो आपका अजम्पशन है कि एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, और अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो एवरेज मोमेंटम भी आपका 0 होने वाला है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, द आरएमएस स्पीड ऑफ अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ गैस इज v। तो भैया v RMS इज इक्वल टू √3RT/m। T टेम्परेचर है, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। अच्छा, इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड, भैया अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया तो अब फाइनल टेम्परेचर हो गया है 2T, एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एटम, तो अब आपका मॉलिक्यूलर मास बेसिकली अब तो एटम हो गया, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सिर्फ एक O ही तो है, यानी 16 है। यानी पहले अगर मॉलिक्यूलर मास m था तो अब इसका मास हो गया है m/2। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि इस फॉर्मूले में क्या हुआ चेंज, 3R टेम्परेचर हो गया है डबल और मास हो गया है आधा, तो ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और वो 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। यानी कि फाइनल जो आपका सिचुएशन है,
फाइनल जो आपका सिचुएशन है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v, क्योंकि ये वैल्यू तो v के बराबर थी, तो अब आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा उस O एटम का वो 2v होने वाला है। तो हाँ, यही बोल रहा है बेचारा लोग। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है। तो डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, a vessel contains 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस at a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। सो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आपका 14 ग्राम डिवाइड बाई 28, क्यों सर नाइट्रोजन है 1/2। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज योर 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 300 केल्विन। द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड टू दी गैप, नहीं गैस है, to the gas to double the RMS speed, double the RMS speed of its molecule will be how much। अब देखिए यहाँ पे ना वेसल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये हिडन भाषा में बता दिया गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर हमसे कहता है कि आपने इस सिस्टम को, बेसिकली एक वेसल है, आपने इस सिस्टम को हीट दिया, आपने इस सिस्टम को हीट दिया। तो भैया अगर आपने सिस्टम को हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो हमसे कहता है कि आरएमएस स्पीड है ना को डबल कर देना है। चलो आरएमएस स्पीड की बात करते हैं। आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अंडर रूट। अगर हमको आरएमएस स्पीड डबल करना है तो टेम्परेचर कितना टाइम्स करना होगा? 4 टाइम्स, क्योंकि रूट के अंदर 4 आएगा तो तभी तो बाहर निकल के वो 2 बनेगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को 4 गुना करना है। ये इनिशियल टेम्परेचर है, तो हीट सप्लाई होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 इंटू 300, 1200 केल्विन तो टेम्परेचर हो जाने वाला है। द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर, तो हमसे हीट ट्रांसफर पूछ रहा है। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है आप हीट सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी NCV डेल्टा T का इस्तेमाल अब कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है। CV क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन है, डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए CV 5R/2 होता है, 5/2, और R की वैल्यू हमसे 8.32 लेने के लिए बोला गया है। डेल्टा T 1200 में से 300 घटा दो तो ये आपको 900 निकल के आ रहा है। क्लियर तो है? हाँ सर। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे 5 इंटू बेसिकली 832 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 4 है। इसको सॉल्व कीजिए, कोई ऐसा हाईफाई नहीं है, आप दिख रहा है ना, आप इसको यहाँ पे कट कर पाएंगे। सो 5 इंटू 2 कितना 08 इंटू 9, राइट। सो दिस इज हाउ मच 5945। सो 45 इंटू 208 तो 9000 के आसपास कुछ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो फुल्ली भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, राइट, हल्का फुल्का देखा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 8। सो बेसिकली भाई इतना टेंशन नहीं है, F की वैल्यू 8 है। द गैस परफॉर्म्स 150 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो हमको एक बात पता है कि वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू P डेल्टा V, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है NR डेल्टा T, है ना। थर्मोडायनेमिक्स है, फॉर्मूला तो जुबान पे होना चाहिए। अच्छा सर, तो हमसे कहता है ना कि वर्क डन जो है वो 150 है, दिस इज इक्वल टू NR डेल्टा T, इसको ध्यान में रखेंगे। इट एक्सपैंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस विल बी हाउ मच। तो हमसे डेल्टा Q पूछ रहा है, तो डेल्टा Q ध्यान से देखना, कांस्टेंट प्रेशर पे ये पूरी कहानी है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाता है NCP डेल्टा T। लेकिन एक बात और है ना कि CP का आपको फॉर्मूला पता होगा। CP क्या होता है? अरे भैया CP आपको होता है CV प्लस R, और CV होता है FR/2 प्लस R, और F की वैल्यू कितनी है? 8। तो यहाँ पे 8 डालोगे तो ये हो जाएगा 4R प्लस R, यानी कि 5R। सो ये बेसिकली भैया 5R था, ये 5R है। और आप देख सकते हो 5 इंटू NR डेल्टा T, और NR डेल्टा T कितना है? 150 है भैया, 150, तो 750। तो कई बच्चों का जो सवाल होता है ना कि सर हमको अप्रोच समझ में नहीं आता है। भैया अप्रोच से पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो पॉसिबल इक्वेशन है वो लिखते तो जाओ, क्या पता ये लिखा हुआ इक्वेशन आगे इस्तेमाल हो जाए, राइट। और स्पीड कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। स्पीड तो भैया प्रैक्टिस से ही आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14।
द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी, अब देखिएगा यहाँ पे डेंसिटी बोल दिया है ना, काफी बच्चों को तो डेंसिटी वर्ड पढ़ते ही लगता है कि सवाल कुछ हाईफाई है। अब ध्यान से देखो नया सवाल को कैसे फेस करते हैं। द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 ऑफ अ डायटोमिक गैस चेंजेस सडनली टू P2 एंड डेंसिटी D2। सो मुद्दे की बात है कि कोई गैस है, उसके साथ कुछ हुआ तो उसका प्रेशर जो है वो P1 से P2 हो गया, डेंसिटी D1 से D2 हो गया, गामा 7/5 दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस एंड बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर। हमसे बेसिकली फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, और हमको D2/D1 दे रखा है। अब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर में संबंध चाहिए और डेंसिटी में संबंध दिया हुआ है, यानी एडियाबैटिक का कोई तो ऐसा इक्वेशन निकालिए जहां पे टेम्परेचर और डेंसिटी रिलेटेड हो। सर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने ये तो पढ़ा है ना। हाँ सर, वॉल्यूम के साथ रिलेशन पढ़ा है। अगर वॉल्यूम के साथ पढ़ा है तो हमको ये बताओ कि डेंसिटी ही तो होता है ना, मास बाई वॉल्यूम। भैया डेंसिटी क्यों चेंज हुआ होगा सिस्टम का? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, मास थोड़ा बदल दोगे। डेंसिटी चेंज हुआ है क्योंकि वॉल्यूम बदला है। तो आप इसी फॉर्मूले में वॉल्यूम को रिप्लेस नहीं कर सकते कि वॉल्यूम तो सर m/d के बराबर है, m/d के बराबर है। सो ये बेसिकली आपका m/d गामा -1 इक्वल टू c है। मुद्दे की बात है कि टेम्परेचर जो है ना सर वो अब इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि m तो कांस्टेंट है। तो हम सर इसका इस्तेमाल करेंगे, खेला ही खत्म हो गया। अब बोलो T2/T1 इज इक्वल टू D2/D1 गामा -1, और सर D2/D1 कितना है 32, और ये कितना है 7/5, 7/5 -1 2/5। अब 32 टू द पावर 1/5 2 होता है, और 2 टू द पावर 2 4 होता है, यानी T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1। तो हमसे जो पूछा गया है वो है 4। क्लियर है? क्लियर होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ 3 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस। मिक्सचर का सवाल है, बहुत सिंपल। द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV मिक्सचर पूछ रहा है, CV मिक्सचर पूछ रहा है, α²/4, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, तो भैया जो आपका CV मिक्सचर का फॉर्मूला होता है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, FR/2 होता है, तो F मिक्सचर निकाल लो, F मिक्सचर निकाल लो। तो भैया जो आपका F मिक्स होता है दैट इज इक्वल टू N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक, 3 मोल ऑफ डायटोमिक, टोटल नंबर ऑफ मोल 4, तो 3 ऊपर में ये कितना हो जाएगा 15/4, तो ये हो गया 18/4 यानी कि 9/2। सो आंसर कितना हो जाएगा 9R/4। तो 9 α² के बराबर है, यानी अल्फा की वैल्यू 3 है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस सवाल में क्या बोला है ना, आप सिर्फ ग्राफ को देखिए, सवाल आपने रीड कर लिया होगा, ग्राफ पे फोकस कीजिए। ग्राफ में कहता है कि आपका गैस पहले यहां था, आप उसको यहां से यहां लेके आते हो, फिर यहां से यहां लेके आते हो, फिर यहां से यहां लेके आते हो। ठीक बात है। हमसे पूछता है कि भैया बताइए टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम D to E to F। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें वो घबरा जाते हैं कि सर खाली यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का पूछा है। सर अगर पूरा ट्राइंगल का पूछ लेता तब तो सर हम क्या करते, सर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते, लेकिन सर ये पूरा ट्राइंगल तो पूछा नहीं। अब क्या करें सर? भाई साहब अगर आपके मन में ये डाउट था तो, है ना, अगर आपके मन में डाउट था, लेकिन भाई साहब FD जो प्रोसेस है, FD इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, और सर आइसोकोरिक प्रोसेस का तो वर्क डन ही 0 है, वर्क डन ही 0 है। सो बेसिकली पूरे साइकिल का ही अगर आप वर्क डन सॉल्व कर लोगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वर्क डन फॉर वन साइकिल, work done for one cycle is nothing but work done from D to E plus work done from D to F, sorry from E to F, right? क्योंकि work done from F to D is 0 as it is a isochoric process। तो भैया अब
साइकिल का ही सॉल्व कर लो ना, हाफ इंटू बेस इंटू ट्राइंगल, हाफ इंटू ये वाला चीज़ कितना है, ये वाला चीज़ आपका 3 है, दिस इज योर 3 मल्टीप्लाइड बाई, और ये वाला चीज़ जो है वो 300 है, सो दिस इज योर 300। ये आपको कितना निकल के आ रहा है, 450 जूल्स। अच्छा, प्लस या माइनस, अगर प्रेशर वाई एक्सिस पे है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, और अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है, ग्राफ अगर आपका क्लॉकवाइज है तो ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका उल्टा अगर ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज होता तो आप वर्क डन नेगेटिव मार्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब एक्सप्लेन्ड है हमारे उस वीडियो में, थर्मोडायनेमिक्स वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, थोड़ा सा रीड करने में अजीब लग सकता है, सॉल्विंग में डिफिकल्ट नहीं है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ स्मोक पार्टिकल्स ऑफ मास इतना केजी इन देयर ब्राउनियन मोशन इन एयर एट एनटीपी इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे बेसिकली आप इसको एक आइडियल गैस की तरह ही ट्रीट करके मान के फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपना जो आरएमएस का फॉर्मूला है इसको यहीं पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो सर 3RT/m होता है। हमको यहाँ पे सर ये दिया है, हमको बेसिकली एक स्मोक पार्टिकल का मास दिया है m, 5 × 10⁻⁻17, और कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल जा रहा है कि आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है। तो आपको ये बात महसूस हो रहा है क्या कि आप बेसिकली इस r की जगह लिख सकते थे नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्ज कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और सर अगर हम इस एवोगाड्रो नंबर को नीचे ले जाए तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na इज नथिंग बट योर स्मॉल m। बन गया फॉर्मूला, राइट। तो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, ना कि सीधे इसको लिख दिया जाएगा, ताकि आधे बच्चे तो रोते लग जाएंगे कि सर ये लिखा क्या। एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब आपके पास सिर्फ डेटा है, सो 1.38 × 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर एनटीपी 20 डिग्री सेल्सियस बोले तो 293 केल्विन, राइट, डिवाइड बाई m इज योर दिस मच, 5 × 10⁻⁻17। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको देख के बच्चों का आत्मा तो ऐसे ही डर जाए, लेकिन आपको यहाँ पे ना थोड़ा बहुत अगर स्मार्टनेस के साथ सॉल्व करें, अप्रॉक्सीमेशन ले, तो क्या दिक्कत है। 10⁻⁻17 जब ऊपर जाएगा तो इफेक्टिवली बचेगा 10⁻⁻6, बाहर खींचोगे तो 10⁻⁻3, राइट। अब देखिए, सिर्फ सॉल्विंग के लिए बता रहे, दिल पे मत लेना मेरी बातों को। 3 × हम कह रहे हैं कि 1.38 को है ना 1.4 मान लीजिए, और 293 को फिलहाल के लिए 300 मान लीजिए, मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा जीवन में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं कि 3 × 1.4 इज 4.2, सो दिस इज योर हाउ मच, 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 300 आ रहा है, सो 3 2 6, और ये आपको 12 आ रहा है इतना, डिवाइड बाई 5, दिस इज हाउ मच योर 5 2, लगभग आपको ये 5 2 10 25 252 के आसपास आ रहा है। सो मेरी बात को है ना समझिएगा, 10⁻³ अंडर रूट ऑफ 252 के आसपास ये आपको निकल के आ रहा है मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे 252 का नियरेस्ट आपको रूट कौन सा दिख रहा है, 15 और 16 के आसपास। 15 का होता है 225 और 16 का 256। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 15 mm पर सेकेंड, mm क्यों, क्योंकि बाहर में 10⁻³ भी है। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली क्लोजेस्ट आंसर है इसका, राइट। अब कुछ बच्चे क्या ना इसको देख के घबरा जाएंगे कि सर कैसे करेंगे, भाई थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लो ना, आंसर यहाँ पे दूर दूर दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सेशन के साथ बने रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।